नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्कशीट नंबर 39 है, गणित की और फिर उसके बाद विज्ञान की, क्लास 9th और हिंदी मीडियम। तो ध्यान से समझते हैं हम। पिछली क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे और हमने समझना स्टार्ट किया था कि कैसे फॉर्मूलों का उपयोग किया जाता है। आज वहीं इससे आगे बढ़ते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आपको 2D आकृतियों को समझना तो आपको आता होगा। आप टीवी पे कार्टून देखते हैं, जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सब 2D में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आज बच्चों, आप द्विविमीय आकृतियाँ जिनमें लंबाई और चौड़ाई जैसे 2 मापन होते हैं आदि के बारे में जानते हैं, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज व वृत्त। यानी कि आप उन सब के बारे में जानते हैं जिनमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। वो चाहे चतुर्भुज हो, वो चाहे त्रिभुज हो, वो चाहे वर्ग हो। ये सारी जो आकृतियाँ होती हैं इसे हम 2D आकृतियाँ कहती हैं। ऐसी ठोस आकृतियाँ जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई जैसे 3 मापन होते हैं उन्हें त्रिविमीय या 3D आकृतियाँ कहते हैं। जैसे आपका पेन हो गया, इस पेन में अगर आप देखेंगे तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। जैसे पेन रखने वाला डब्बा हो गया, आपका जो बक्सा होता है, पेंसिल बॉक्स होता है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं। तो द्विविमीय आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियों के फलकों के रूप में देखा जा सकता है। कुछ आकृतियों में 2 या 2 से अधिक समरूप या सर्वांगसम फलक होते हैं। आइए कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानते हैं। मतलब जैसे आप देखेंगे टूथपेस्ट का डब्बा, अगर आपने देखा तो टूथपेस्ट के डब्बे के आमने सामने वाले जो हिस्से होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो वो कहता है, एक टूथपेस्ट के खाली डिब्बे के सभी फलकों के आकार को ध्यान से देखिए। इसके सभी फलक आयताकार हैं, वह सम्मुख फलक सर्वांगसम है। ऐसी आकृतियों को घनाभ कहते हैं। तो ये घनाभ आपके सामने बना हुआ है। यदि इसी डिब्बे के सभी फलक वर्गाकार और सर्वांगसम हों तो ऐसी आकृति को घन कहते हैं। तो ये देखिए आपके सामने घन है और ये घनाभ है। ये जो आपका टूथपेस्ट का डब्बा है ये बिल्कुल घनाभ के आकार का होता है, ठीक है। और घन के आकार का होता है आपका पासा। तो इसमें हमें बोला है, बगल में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि सभी के कोई और 2-2 उदाहरण सोचिए और सोचकर लिखिए। तो देखिए इस तरीके के आकार का अगर उदाहरण दें और इस तरीके के आकार का उदाहरण दें तो आपने पासा खेला होगा 1 से लेकर 6 जिसमें संख्याएं होती हैं। जो पासा होता है वो इस तरीके से घन के आकार का होता है। और अगर बिस्कुट खाया हो आपने कभी, बिस्कुट का पैकेट, जो पासा होता है वो इस तरीके का होता है। फिर आगे है, पाउडर के डिब्बे को ध्यान से देखिए। इसका एक वक्र पृष्ठ है और 2 वृत्ताकार फलक हैं जो कि सर्वांगसम है। ऐसी आकृति को बेलन कहते हैं। तो बेलन का अगर उदाहरण दें तो बेटा हमारे घरों में जो दाल का डब्बा होता है, वो दाल का डिब्बा बेलन के आकार का होता है। और दाल के डिब्बे के अलावा अगर आप और चीज़ों को देखें कि बेलन, तो आपने चकवी देखी होगी जिसमें कि आप मांझा पिरोते हैं, वो भी बेलन के आकार का होता है। कुछ ठोस आकृतियों में कोई फलक सर्वांगसम नहीं होते। आइए ऐसी कुछ आकृतियों के बारे में जानते हैं। तो ये हो गया आपका कि इस आकृति में एक वक्रीय और एक समतल फलक है। यदि आधार को बंद रखा जाए तो इसे शंकु कहते हैं। देखिए आपके सामने बना है, बर्थडे वाली टोपी है ना ये। यह दिखने में जन्मदिन पर पहने जाने वाली टोपी की तरह होता है। इसी को अगर मैं देखूं तो ये और कैसा होता है, इस आपने देखा होगा सड़क पर जो कोन रखा हुआ होता है वो भी इसी तरीके से होता है। इस आकृति में केवल एक वक्रीय फलक है। ऐसी आकृति को गोला कहते हैं। यह दिखने में गेंद जैसा दिखता है। तो इसमें तो गेंद है ही। गेंद के अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी पृथ्वी भी तो ऐसे ही है। और यदि गोले के 2 बराबर भागों में काट दें तो प्रत्यक्ष भाग को अर्धगोला कहते हैं। तो अर्धगोला जो होता है उसको कटोरी का एग्जाम्पल लेते। कटोरी ऐसी होती है अर्धगोले जैसी। फिर है कि किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है।
किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम वर्ग इकाई का उपयोग करते हैं। किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन इकाई का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी ठोस का आयतन मापने के लिए हम उसकी स्थिति इन गहराइयों से गिनते हैं। क्या मतलब है बेटा आयतन का? आयतन का एक सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो आयतन का मतलब है कि किसी भी चीज़ के अंदर कितनी जगह है, उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, इसे हम आयतन कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न है उचित मिलान कीजिए। बीच में से आधा कटा नींबू, तो जो बीच में से आधा कटा नींबू होगा बेटा वो आधे गोले की तरह होगा। और जूते का डिब्बा, तो जूते का डिब्बा जो होता है वो घनाभ की तरह होता है। फुटबॉल की अगर बात करी जाए तो फुटबॉल गोले की तरह होगा। लूडो खेलने वाला पासा जो होता है वो घन की तरह होता है। आइसक्रीम की बात करें बेटा तो आइसक्रीम तो शंकु की तरह होती है। और ट्यूबलाइट हम भूल गए, तो ट्यूबलाइट जो होती है मेरे बच्चों वो बेलन की तरह होती है। तो ये मैच द फॉलोइंग हमने कर लिया। उचित मिलान करो जो प्रश्न था वो भी हमने कर लिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी वर्कशीट देख लेते हैं। आज की पहली वर्कशीट तो बहुत आसान है। तो आज की जो दूसरी वर्कशीट है वो है बल तथा गति के नियम, गति का पहला नियम। जिज्ञासा दीदी, चलती बस में ब्रेक लगने पर हम आगे की ओर झटका लगता है, क्यों? तो दीदी उसे बताती है कि इसका उत्तर हमें न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल कार्यरत ना हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी भी वस्तु का यह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होते हैं, लेकिन अचानक ब्रेक लगाने पर बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो बस के साथ साथ गतिशील था वे बस में ब्रेक लगाने पर भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिमान रहता है। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि जब बस चल रही थी तो हम भी बस के साथ चल रहे थे। अब बस तो एकदम से ब्रेक लगाने पर रुक गई, लेकिन वो ब्रेक हम पर तो नहीं लगी, तो हम तब भी उसी गति की अवस्था में चलते रहते हैं और इस कारण हम आगे की तरफ गिरते हैं। और हम क्यों चलते रहते हैं इसको हमारे शरीर का जड़त्व कह सकते हैं। जड़त्व मतलब हमारा शरीर जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था में काम करता रहता है, चाहे वो विश्राम की अवस्था हो, चाहे वो आगे बढ़ने की अवस्था हो, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ हमें झटका लगता है, जो मैंने आपको बताया। इसी प्रकार जब रुकी हुई बस अचानक से चलती है तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रहे। इसको बच्चों हम जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व क्या होता है? प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वे अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा, जिसे हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो अगर कोई आपसे कहेगा कि साइकिल और ट्रक दोनों में से ज़्यादा मुश्किल किसको हिलाना है, तो आप कहोगे भाई ट्रक को। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रक का मान बहुत ज़्यादा है, द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है बेटा उसका जड़त्व भी बहुत ज़्यादा होता है। तो न्यूटन की गति के पहले नियम पर कुछ घटनाएं इसके आधारण में हैं। पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्ते कड़कड़ाना या पत्तों का गिरना। ऐसा है इसलिए क्योंकि जो पेड़ होता है वो विश्राम की अवस्था में, लेकिन जब मैं उसे हिलाता हूँ तो वो जड़त्व की अवस्था में, वो चलने की अवस्था में आता है, उसके जड़त्व में कुछ परिवर्तन आता है। गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों को आगे या पीछे की ओर झटका लगना। मेट्रो में बहुत बार हुआ मेरे साथ। मैं मेट्रो में खड़ा होकर कुछ किताब पढ़ रहा होता हूँ, एकदम से मेट्रो रुकती है, मैं थोड़ा आगे की तरफ धक्का लग जाता है। कालीन चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना, यह आप सबने किया होगा। प्लेट में कप के रखने के लिए खांचा बनना, ठीक है, आपने देखा होगा प्लेट में जहाँ जो कप प्लेट होता है, प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा बना होता है, ताकि अगर प्लेट आगे पीछे करी जाए तो उससे कप जो है उसके साथ आगे पीछे हो। मिस्त्री का हथौड़े को उल्टा ठोकना, आपने कई बार देखा होगा मिस्त्री जो होता है हथौड़े को उल्टा ठोकता है, जिससे कि हथौड़ा लकड़ी के एक जो उसका हैंडल होता है लकड़ी का उसके अंदर चला जाता है। तो ये सब हमारे जड़त्व के नियम के कुछ उदाहरण हैं। चलिए फिर प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो बेटा ये आपका पहला उत्तर है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गतिति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसके आगे लिख देंगे कि इसे
जड़त्व कहते हैं। यह आपका पहला उत्तर है। दूसरा है गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो बेटा गति का पहला नियम लिखना है। ये ऊपर आपको मिलेगा गति का पहला नियम, ये लिखा है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल कार्यरत ना हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह आपका दूसरा उत्तर। और इसका उदाहरण आप लिखेंगे कि चलती बस में कुछ गतिशील अवस्था में होते हैं, लेकिन अचानक ब्रेक लगने पर बस रुक जाती है, लेकिन हमारा शरीर ऊपरी भाग जो बस के साथ गतिशील था और ब्रेक के लगने पर बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है। ये दूसरे का उत्तर है बेटा आपका। कर लीजिए इसको नोट डाउन फटाफट, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन को। मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि वीडियो में। चलिए तीसरा उत्तर देखते हैं। किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां को किस तरफ झटका महसूस करेंगी? तो बेटा पीछे की ओर। पीछे की ओर। कारण स्पष्ट कीजिए। जड़त्व के कारण बस के एकाएक शुरू होने पर सवारियों का जड़त्व एकाएक नहीं बदलता। चलिए बच्चों चौथा प्रश्न देख लेते हैं। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हमने लिख लिया है। चौथा है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा? कार एवं बस, तो बस का ज़्यादा होगा, बस भारी है। साइकिल मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल का ज़्यादा होगा। ठेला गाड़ी और रेलगाड़ी, तो ऑब्वियसली रेलगाड़ी का ज़्यादा होगा। जो चीज़ जितनी भारी होती है उसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो चलिए बच्चों ये वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है। आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।